हमरो उमरिया हो हमरो उमरिया आवा आवा चंदा मामा आवा हो अजोरिया आवा आवा चंदा मामा आवा हो अजोरिया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे सांवर गोरिया आवा आवा चंदा मामा आवा हो अजोरिया आवा आवा चंदा मामा आवा हो अजोरिया आवा आवा चंदा मामा आवा हो अजोरिया आवा हो अजोरिया आवा हो अजोरिया। पूर्वी के पश्चात प्रस्तुत है विरह गीत। विरह, दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं, या तो संयोग या वियोग। संयोग पक्ष भी संगीत का बहुत ही सुमधुर है, उतना ही सुमधुर है विरह पक्ष भी, क्योंकि सारी बातें जब हम अलग होते हैं वो सारी आपके समक्ष विरह गीतों के माध्यम से स्पष्ट होती है। तो रजनी श्रीवास्तव जी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं एक विरह गीत।
विरह गीतों के बाद मुझे लगता है कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए आज की हमारी श्रृंखला बस यहीं तक। आगे लोकगीतों की पुनः नई ऊर्जा के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, कि मास्क का प्रयोग हमेशा करें। दूसरी बात, किसी से जब भी मिलें तो दूरी बना करके मिलें ताकि आपको संक्रमण का खतरा ना होने पाए। और तीसरी मुख्य बात जो है, कोई भी चीज छूते समय अपने हाथों को साबुन से कम 20 से 25 सेकंड तक जरूर धोते रहें ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। काशी के तुलसी घाट पर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी की शाम को सैकड़ों साल पुरानी पारंपरिक कृष्ण लीला नागनथैया का आयोजन किया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गेंद खेलते हैं और खेलते खेलते ये गेंद यमुना में समा जाती है। हमारे लीला प्रेमियों का कि कृपया अपना मास्क पहने रहें। संगीत समारोह फेसबुक पेज पर जाकर लाइव प्रसारण उसका देख सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण तुलसी घाट पर प्रतीकात्मक रूप से बनाई गई कदम्ब की डाल से यमुना रूपी गंगा में छलांग लगाते हैं। आस्था और विश्वास के इस महाआयोजन को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भव्य रूप का दर्शन करते हैं। नागनाथी या लीला श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का शुरू किया हुआ है और ये परंपरा लगभग 450 वर्ष पुराना है और आज के दिन गंगा तट जो है यमुना का तट बन जाता है और ये कदम का पेड़ संकट मोचन मंदिर से मैनुअली आता है और यहाँ पर फिर वापस लगाया जाता है, उसको री इरेक्ट किया जाता है और भगवान को काली दमन का लीला का उसी का प्रसंग है। उसमें पहले जो गोस्वामी जी ने लीला शुरू किया था कृष्ण लीला, वो श्रीमद् भागवत उसका आधार रहा है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णाहीन विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्वम तम उद्वासेत। मतलब इसमें देखिए कृष्ण का प्रयोग यमुना के लिए है, कृष्ण का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए है और कृष्णाहीना मतलब कि आपका ये नाग के लिए भी कृष्ण का ही प्रयोग है। तो इसमें ऐसे किया गया कि जब भगवान कृष्ण को लगा कि यमुना का जल इतना प्रदूषित हो रहा है काली नाग के चलते, तो उन्होंने मन में एक तरह से प्रतिज्ञा कर लिया कि आज मैं काली नाग को यहाँ से उद्वासित करूँगा। मारा नहीं उन्होंने और यमुना के जल को उन्होंने स्वच्छ किया और आगे भी उसी तरह। लेकिन अब हम लोगों के समय में जो हो रहा है वो तो सबको पता है। तो एक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि कोरोना युग हो या आपके नदी के जल स्रोत हो या आपका वायु हो, ये सब दूषित हो चुका है। तो हमको भी उसके लिए लड़ना चाहिए, उसको ठीक से मैनेज करना चाहिए ताकि ये जो मेस्मराइजिंग वर्ल्ड है, ये भगवान की कृति है, सब सुरक्षित रहें और सब मिलजुल कर रहें। आरती के पश्चात विराम लेगी। आप सभी लीला प्रेमियों को नमस्कार। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिव्यांग हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष से न भागना। विकलांगता एक दर्द है, ऐसा कभी न मानना। ये बिल्कुल ही सत्य साबित होता है। जो हमारे आज के अतिथि या गेस्ट हैं, इन पे बिल्कुल ही सत्य साबित होता है, जिनका नाम है सत्यप्रकाश जी, जो दिव्यांग दृष्टि दिव्यांग है। ये बीएचयू के छात्र भी हैं और ये दिव्यांग कार्यक्रम में भी काफी सहयोग करते हैं। तो सत्यप्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते। सत्यप्रकाश जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो दिव्यांगता है वो वरदान है या अभिशाप, आपकी दृष्टि से क्या है ये? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पे आमंत्रित किया। बिल्कुल और बिल्कुल। सभी देशवासियों का हृदय से आभार। देखिए, समाज जो दिव्यांगों को कुछ लोग अभिशाप मानते हैं, कुछ लोग वरदान मानते हैं, लेकिन मैं उनको एक चुनौती मानता हूँ। बहुत सही बात है।
जी। अच्छा, अभी आप चुनौती की बात कर रहे हैं, तो दिव्यांगों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या आप किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो दिव्यांगों का जीवन है वो डिपेंडेंसी है, दूसरों पर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन जब से प्रारंभ होता है जीवन दौर। के अंत तक उनको समस्या ही समस्या है, लेकिन हम उस समस्या को समस्या न मानकर चुनौती मानते हैं। जैसे देखिए, हम शिक्षा कार्य कर रहे हैं, शिक्षा की समस्या, रोजगार में जा रहे हैं, रोजगार की समस्या, अगर हम यातायात कर रहे हैं तो यातायात की समस्या, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब तमाम समस्याएं उनके जीवन में समस्या मतलब चुनौती बनकर उभर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बिल्कुल वाकई जो दिव्यांगजन होते हैं वो तो पूरा टोटल दूसरों पर आश्रित होते हैं जी। तो इस ऐसी समस्या जो आती है तो आप लोग कैसे उसका सामना करते हैं, या क्या करते हैं, अपने आप को कैसे सहयोग करते हैं, खुद को कैसे उसके काबिल बनाते हैं? देखिए, जैसा कि कहा गया, योग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सहयोग करेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज के सहयोग से और दिव्यांग के इच्छा शक्ति से ही उनके जीवन की तरक्की हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना में जो आम जनता थी वो काफी प्रभावित हुई, जैसा आप भी जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो आप लोगों ने कैसे सर्वाइव किया? ऐसे तो सामान्य जीवन जीना ही बहुत मुश्किल था, तो आप लोगों के लिए तो और कठिन रहा होगा ये सब। देखिए, जैसे मान लीजिए जो आम समस्याएं हैं वो तो दिव्यांगों की समस्या है ही, बिल्कुल है। उसके अतिरिक्त जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि अगर जीवन में उनके घर पे अगर घर से लेके चले तो घर के जो दैनिक कार्य हैं वहां से समस्या प्रारंभ होती है, क्योंकि उनको कोई भी काम करना होगा तो किसी का सपोर्ट चाहिए। जब किसी का सपोर्ट चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि छुआछूत की बीमारी है, उनको समस्या होगा। तो जीवन से लेके मतलब जब तक कोरोना था तब तक उनको यातायात और पढ़ने लिखने, पैसे के लेन देन की समस्या, मार्केट में जा रहे हैं तो समस्या, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो समस्या, तमाम समस्याएं थी। और आपने कहा सरवाइव कैसे किया, तो हमने अपने मतलब हमने अपने जीवन को कंप्यूटर सीखने और स्पीकिंग क्लास करने में और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की, और कोरोना में खुद कैसे सशक्त रहें और दूसरों को कैसे सशक्त बनाएं, इसके लिए भी हम लोगों ने काफी मतलब अपने तरीके से प्रयास किया। जी, आपने तो बहुत अच्छा किया कि जो एक आम व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रहा, अगर इस तरीके से आप इतनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सहयोग करें। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी की समाज में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं? ऐसे देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हमें सहानुभूति नहीं समानुभूति चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। हमें एक अवसर चाहिए, हम भिखारी नहीं हैं, हम विकास के क्रांतिकारी हैं। बहुत बहुत अच्छे शब्द है, बहुत अच्छे शब्द। विकास को हम आगे ले जाना चाहते हैं। आपने पूछा कि समाज के लिए दिव्यांगों को सशक्तिकरण करने के लिए आप क्या करते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांग पढ़े भारत बढ़े, इस अभियान को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो हमारे समाज में दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको हम शिक्षा की ओर ले जाते हैं। अभी जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार के तहत हम लोग दिव्यांगों को प्रशिक्षण देके उनको रोजगार की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हो रही है इसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अभी जैसे कोरोना ने हमको जीवन जीने का दूसरा विकल्प दिया है, तो हम एक वेबिनार, वर्चुअल वेबिनार कर रहे हैं। जैसे समय समय पे अनेक विशेषज्ञों को बुला के हम उनका रिकॉर्डिंग करके उनको जागरूक कर रहे हैं। जैसे अभी हमने IAS टॉपर ईरा सिंघल मैम को इनवाइट किया था। और भी जैसे एक अच्छे जो विशेषज्ञ जैसे जो इतिहास के हैं, जो समाज के अनेक जो है क्षेत्रों में योगदान देते हैं, तो उनका अनुभव हम शेयर करके दिव्यांगों को मोटिवेट करते हैं। जी जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, दिव्यांग पढ़े और भारत बढ़े। बहुत अच्छी बात का इस्तेमाल किया, और वाकई हम लोगों से कहेंगे कि ये कितनी अच्छी बात करें, इसको जरूर धारण करें अपने जीवन में। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे की और कहाँ से की? देखिए, हम जब बचपन में मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में हुई। वहां से हम लोगों ने ब्रेल लिपि से पढ़ाई की थी। और इंटर करने के बाद हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, महामना की बगिया तपोभूमि, वहां से मैंने अपना पढ़ाई BA और MA कंप्लीट किया है। अच्छा, तो जैसे मैं आपके माध्यम से ब्रेल लिपि के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ब्रेल लिपि जो हमारे
दृष्टिबाधित समाज के मसीहा लुईस ब्रेल जी थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि पहले 12 बिंदु में हुआ करता था, लेकिन लुईस ब्रेल ने इसको 6 बिंदु में करके इसको आसान बना दिया। जैसे डॉट होता है, दाएं 3 बाएं 3, जी जी, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं डॉट के आधार पे हम अक्षर जो है याद करते। जैसे छोटा लिखना है तो 1 डॉट दबाएंगे, बड़ा लिखना है तो 3 4 5 दबाएंगे, छोटा वो करना है तो 1 3 6, बस हम हर एक डॉट का अक्षर याद करते हैं। उसी के माध्यम से राम लिखना है तो र पे आ का फिर म, ऐसे हम एक अक्षर का डॉट संख्या याद करते हैं। उसी के बल पे जो है हम उसको आगे बढ़ते हैं। अगर जब मुझे अंग्रेजी अल्फाबेट में लिखना रहता है तो हम 6 डॉट लगा के उसको ऐसे हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद के साथ अन्य जो कितने और दिव्यांगजन हैं उनको काबिल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, उनको काबिल बनाने के लिए हमने जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कराया, स्पीकिंग क्लास कराया और एम्प्लॉयबिलिटी एक कोर्स होता है वो हमने प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जानते हैं कि दिव्यांग जी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, न कि मानसिक रूप से दिव्यांग है। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपने पूछा था कि आपने क्या किया, तो हमने उनको प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अच्छा, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने माध्यम से क्या सुझाव देना चाहेंगे जो ऐसे दिव्यांगजन है या हमारे समाज को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हम समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, वरदान नहीं है, एक चुनौती है। आप इसको स्वीकार करिए, क्योंकि आम जनजीवन में भी चुनौतियां आती हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, चुनौतियां आती हैं। इसको स्वीकार करते हुए दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, समाज में प्राचीन काल से या महाभारत काल से ले लीजिए आज तक अनेक दिव्यांगों ने अपने प्रतिभा, अपने क्षमता, अपने कौशल के बल पर खुद को साबित किया है। सूरदास जी साक्षात उदाहरण हैं। और धृतराष्ट्र, आप लोगों ने महाभारत में उनको सुना होगा, हेलन केलन, लुईस ब्रेल। वर्तमान समय में अगर अरुणिमा सिन्हा मैम जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, जो एक आम जनजीवन आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो हम यही चाहेंगे कि आप दिव्यांगों को हे दृष्टि से न देखिए, आप उनको अवसर दीजिए, उनको काबिल बनाइए और उनको जहां अवसर मिले वहां पे उनको करिए। अब संदेश की बात, सुझाव की बात है, तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, सुझाव में हम ये चाहते हैं कि रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तमाम संसाधनों के माध्यम से ये अवेयरनेस फैलाया जाए कि दिव्यांग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि आपका भी मानना है और समाज का भी मानना है। तो ये वाकई पन्नों में न रहे, ये साबित हो और इसको दिखाया जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ जैसे आपका जीवन या आप लोग अपने आप को मतलब सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास करती हैं, तो उनको भी सशक्त बनाने के लिए समाज और हम सब मिलके जो है प्रयास करें। और ये मेरा संदेश है पूरे देश को कि वो जरूर खुद को अवसर की तलाश में इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वाकई ये तभी साबित होगा जब हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे और समान भावना, सबके लिए समान भावना रखेंगे। उनके दिव्यांगों के लिए एक अलग दृष्टि नहीं रखेंगे, उनको भी उन्हीं सामान्य लोगों की दृष्टि से देखा जाएगा, तभी ये शब्द बिल्कुल साबित होगा और हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा। आपने हमारे दिव्यांगजनों को इतनी सारे जो सलाह या सुझाव दिए और सहयोग किया और इतने सारे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे दिव्यांगजन हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, वो जरूर कोशिश करेंगे और आपकी तरह हिम्मत दिखाएंगे और अपने मानसिक रूप को सबल बनाएंगे। वो शारीरिक रूप से भले विकलांग हो, लेकिन मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए ये कार्यक्रम जो कराया जा रहा है उसका जरूर लोगों को फायदा होगा और उसका वो लोग लाभ जरूर उठाएंगे। तो आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और दर्शकों को इतनी सारी तमाम जानकारियां दी और दिव्यांगजनों को इतना प्रोत्साहित किया कि जो आपको देख करके एक नई प्रेरणा ले सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम 2 लाइन कहना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांगों के लिए। हौसलों से हार न मानो, अपने आप को तुम पहचानो। हौसलों से हार न मानो, अपने आप को तुम पहचानो। झुक जाएगा खुदा, अपने अमूल्य जीवन को पहचानो। बहुत सही, बहुत सही। वाकई खुदा झुक जाएगा और अपने अमूल्य जीवन को जरूर पहचानिए। ये जीवन आपका है और आप इसका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए अपने जीवन का।
मोदी जी हमको 10,000 रुपया दिए हैं। संकट के समय आर्थिक सहायता सामाजिक जीवन में ठहराव देती है और जिंदगी जीने का जज्बा कायम रखती है। संकट में कारोबार अव्यवस्थित हो जाता है, अनेक समस्याओं के साथ रोजगार भी ठहर सा जाता है। ऐसे में चुनौतियां और समाधान दोनों व्यवस्थित व्यवसाय या योजनाओं में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय चाहे बड़ा हो या छोटा, दिक्कतों का सामना हर हाल में करना ही पड़ता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन में व्यवसाय बंद हो गए थे। पटरी व्यवसायियों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। ऐसे में रेहड़ी और पटरी कारोबारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से मदद की अपेक्षा थी। अनलॉक के चरणों के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार प्रारंभ करने के लिए एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों को केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम स्वनिधि में जो भी पथ विक्रेता हैं या वेंडर हैं, उनको अचानक जो इस मंदी के दौरान उन्हें जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, उसके लिए 10,000 का इस स्कीम में प्रावधान रखा गया है कि उन्हें मदद किया जाए। इसमें 10,000 12 महीने के लिए इसमें रिटर्न करने के जो है इसका सिस्टम है और 12 किस्त में इसको वेंडर अदा करेंगे। यह योजना उनके लिए काफ़ी लाभकारी है और एक तुरंत बड़ी सरल प्रक्रिया के अनुसार इसको सैंक्शन और डिस्बर्समेंट करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना से लाभार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अपना कारोबार सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आ रहे हैं पोर्टल पे, हम लोग उनको तत्कालिक प्रभाव से सैंक्शन कर रहे हैं और यथाशीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि लाभार्थियों को इसका लाभ तुरंत मिल सके। जनपद वाराणसी के कमलेश कुमार जायसवाल उन्हीं लाभार्थियों में से एक हैं जो पटरी पर रेडीमेड कपड़ों और खिलौनों की दुकान सजाते हैं। लॉकडाउन में इनका कारोबार भी बंद हो चुका था। गुजर बसर मुश्किल हो चली थी। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिली राशि की बदौलत कमलेश अपना कारोबार दोबारा शुरू कर चुके हैं। अभी हम टेडी बियर और मतलब ठंडी के भी सामान हम बेच रहे हुए हैं और लॉकडाउन में पहले तो मतलब बैठे हुए थे, 5 महीने 4 महीने तो बैठे हुए थे, मतलब कर्ज में बहुत हो गए। जो रखा हुआ था पैसा वो भी खा डाले हम। समझ लो घर की मजबूरी, इतना परेशानी, हर चीज़ मतलब स्थिति मतलब चलाना बहुत भारी पड़ गई थी हम लोग को। और 10,000 रुपये हम लोग को मिला है, उससे अपना कारोबार हम कर रहे हैं। रोज ले आ जा रहे हैं, ले आके लगा रहे हैं। गिलेट बाजार बाईपास पर पपीता और नारियल पानी के 2 ठेले लगाने वाले भोलानाथ को भी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ मिला तो उनका धंधा भी फिर से चल पड़ा। नारियल पानी पपीता हमारा 2 ठेला लगता है। 10,000 रुपया से हमारा कारोबार चालू हो जाएगा। छोटे कारोबारियों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही पीएम स्वनिधि योजना गैस चूल्हा और कुकर मरम्मत करने वाले प्रकाश के जीवन में भी खुशहाली लेकर आई। शिवपुर क्षेत्र के वीडियो कॉलोनी में एक गुमटी रखकर जीविकोपार्जन कर रहे प्रकाश अब अपने व्यवसाय को और बढ़ा रहे हैं। गैस रिपेयरिंग करते थे, इसलिए आप डाउन से हमारा दुकान हो गया बंद और फिर हमको पैसे का हो गया दिक्कत। फिर इसके बाद हमारा पैसा मिला बैंक से, अब बैंक से फिर लेकर थोड़ा सा कारोबार अपना फिर चालू कर दिए। फल विक्रेता विनोद कुमार सोनकर जो तहसील के पास अपना व्यवसाय करते हैं, उनके जीवन में भी लॉकडाउन के दौरान संकट आ गया था। परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया था। तभी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना से आर्थिक सहायता मिली और उनका व्यवसाय एक बार फिर से शुरू हो सका। हमारा व्यवसाय था फल का। लॉकडाउन के पहले मेरा फल का दुकान अच्छे चल रही थी। ये अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से फल की दुकान में जो व्यवसाय था वो ठप हो गया, बंद हो गया। तो अब लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ धंधा करने के लिए, तो हमको मालूम चला कि प्रधानमंत्री योजना द्वारा निकला है, तो 10,000 के लिए लोन के लिए अप्लाई किए। तो हम वही अप्लाई किए थे तो पास हुआ है और जो पैसा मिला हमने अपने व्यवसाय में लगाया है। सब्जी विक्रेता विक्रम सोनकर शिवपुर चुंगी के पास अपना व्यवसाय करते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन में उनका सब्जी का व्यवसाय कमजोर हो चला था। स्वनिधि योजना के तहत मिले 10,000 रुपए के अनुदान से
विक्रम अब सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन में बंद हो गया था, उसके बाद दुकान चालू कर दिए, सब्जी का कारोबार करते हैं। वाराणसी के विभिन्न वेंडर जोन में पटरी व्यवसायियों को इस योजना से राहत मिली है। कारोबार फिर से शुरू हो चुका है और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। दुकान लग नहीं रहा था, परिस्थितियाँ सब डाउन होती गई, जितना पैसा बच था सब खत्म हो गया। और उसके बाद आ गया ये 1000 रुपया मंत्री जी के पास से जो वो अपना योजना बनाए भेजे थे, 1000 रुपया हम लोगों को मिला और राशन भी मिला वहाँ से कंट्रोल से, और जो चीज़ उससे खर्च अब थोड़ा बहुत अपना चलते रहे। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का जो ये स्वनिधि योजना आया, उससे उसको हम लोग को जानकारी मिली, उसको हम लोग ने भरा और 10,000 रुपये मिले। उससे हमारा धंधा और थोड़ा उससे जो बढ़िया से अब धीरे धीरे सुधार पे आ रहा है, सही चल रहा है। मिस्टर माही हॉट एंड कूल, इसी नाम से मानस नगर मोड़ पर मोमो और कॉफी की दुकान है अरविंद मौर्य की। इन्हें भी स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिला। अरविंद का मनोबल तब बढ़ा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थी के तौर पर उनसे वर्चुअल संवाद किया। सीएमओ जो वेंडिंग जोन है, दुर्गा कुंड में वेंडिंग जोन में मेरी ठेले लगते हैं मोमोज और कॉफी के। विक्रेताओं एवं छोटे व्यवसायियों का कारोबार अब पटरी पर लौट आया है। धीरे धीरे ही सही इनका कार्य रफ्तार पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि ये वेंडर्स स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां, कैसे नस्लें बढ़ सकेंगी मार कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दो गे अगर ये बेटियां। शेर सुनिएगा। सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, सोने चांदी की तरह तकदीर को चमकाएगी, बदनसीबी को